आज का टॉपिक जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ये 12वीं क्लास का सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले जनसंख्या से। जनसंख्या का अर्थ हुआ लोगों की संख्या, यानी किसी भी देश या प्रदेश में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। तो जनसंख्या के लिए 3 तथ्य इंपॉर्टेंट है। पहला है स्थान, यानी कि जब हम जनसंख्या कहीं का ज्ञात करेंगे तो उसके लिए एक स्थान चाहिए। यह कोई देश हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है, जिला हो सकता है, या पूरा विश्व का जनसंख्या हो सकता है। तो पहला हो गया स्थान। दूसरा समय। समय का मतलब किस समय हम जनसंख्या को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी जनगणना कार्य हम किस समय कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं भारत में जनगणना कार्य 10 वर्ष में होता है। पिछला जनगणना जो हुआ था वो 2011 में हुआ था, नेक्स्ट 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया है, तो 22 तक भी नहीं हो पाया है। हो सकता है 23 से जनगणना कार्य शुरू हो जाए। तो दूसरा हो गया समय। तीसरा पॉइंट हो गया व्यक्ति, यानी कि लोगों को। इसमें लोगों को कौन करते हैं, तो ये 3 तथ्य याद रखना है, स्थान, समय और व्यक्ति। भारत की पहली जनगणना जो हुई शुरू, वो सन 1872 ईस्वी में पहली जनगणना शुरू हुई, लेकिन भारत की जो संपूर्ण जनगणना हुआ वो 1881 से हुआ। यानी भारत की संपूर्ण जनगणना 1881, और प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कार्य की शुरुआत भी 1881 से हुई। यानी कि भारत में जो जनगणना कार्य होता है वो प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या अगर देखा जाए तो वह चीन की है। चीन की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है। भारत का स्थान कितना है, तो दूसरा है। भारत सेकंड पोजीशन पे है। अगला पॉइंट, जनसंख्या घनत्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो जनसंख्या घनत्व क्या है, तो जनसंख्या घनत्व किसी भी देश या प्रदेश पे प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़े, इस क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसके लिए फॉर्मूला है जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल होगा वो किस में होगा, तो किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में होगा। इस फॉर्मूले से हम जनसंख्या घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व के साथ साथ कायिक घनत्व और कृषि घनत्व ये भी जानना जरूरी है। कायिक घनत्व क्या है, कायिक घनत्व कुल जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र है। निवल कृषि क्षेत्र मतलब क्या होता है, निवल कृषि क्षेत्र मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी कि वैसा क्षेत्र जहां पे वर्तमान समय में कृषि कार्य हो रहा है। इसको भाग देने से कायिक घनत्व निकलता है। इस घनत्व से यह ज्ञात होता है कि हमारे पास जो कृषि क्षेत्र है उसमें कितने लोग आश्रित हैं। इसको भी जो निवल कृषि क्षेत्र लिया जाता है ये प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट है कृषि घनत्व। इसमें कुल कृषि जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र से निकाला जाता है। इससे पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में हमारा कितने कृषक या कृषि जनसंख्या हमारा आश्रित है। कृषि जनसंख्या के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो कृषि जनसंख्या के अंतर्गत किसान, कृषक आते हैं, कृषि मजदूर आते हैं और उनके परिवार, ये हमारा कृषि जनसंख्या के अंतर्गत
आते हैं। अगला है टॉपिक जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, अब यहां जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है? किसी देश या प्रदेश में दो समय अंतराल में व्यक्तियों की संख्या या जनसंख्या में हुए परिवर्तन को या अंतर को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। लेकिन यहां पर एक बात समझ लेना है कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब हमेशा बढ़ना ही नहीं है, ठीक है? जनसंख्या वृद्धि का मतलब बढ़ना, लेकिन यहां जनसंख्या वृद्धि का मतलब बढ़ना नहीं है। जनसंख्या वृद्धि जो है वो हमारा धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। क्यों हो सकता है ये समझ लें कि मान लेते हैं कि वर्ष 2001 में भारत की जनगणना 102 करोड़ है और 2011 में यह बढ़ के 221 हो गया। तो 2021 में ये क्या हुआ? ये बढ़ गया। लेकिन किसी कारणवश अगर 2011 में 121 करोड़ की जगह 100 करोड़ हो जाए तो क्या होगा? जनसंख्या घट गई, तो यहां पे जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक हो जाएगी। अगर 102 की जगह 2011 में 102 ही हो जाए तो क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि दर हमारा शून्य हो जाएगा। जो 2001 में था वही 2011 में हो गया। तो यहां ध्यान देने की बात है। जनसंख्या वृद्धि का जो फॉर्मूला है, जनसंख्या वृद्धि बराबर P2 माइनस P1 डिवाइड बाय P1 गुना 100, यानी कि P1 क्या है, P2 क्या है? तो P1 है आधार वर्ष की जनसंख्या और P2 है वर्तमान वर्ष की जनसंख्या। यानी कि जो हमारा आधार वर्ष होगा और जो वर्तमान वर्ष है, ये दोनों के पहले जनसंख्या के अंतर को निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे और आधार वर्ष की जनसंख्या से भागा देंगे गुना 100 करते हुए, तो हमारा निकल जाएगा जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक या जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसके 3 मूल कारक हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर मृत्यु दर को प्राकृतिक कारक कहा जाता है और प्रवास को अभिप्रेरित कारक। जन्म दर क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर 100, ठीक है, 100 लोगों में जन्म लेने वालों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। उसी तरह से 1000 लोगों में मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। तो ये जो संख्या नापा जाता है जन्म दर मृत्यु दर, ये 1000 लोगों में मापा जाता है। और प्रवास क्या हो गया? प्रवास का मतलब एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना। इसका चर्चा हम लोग सेकंड जो चैप्टर है उस पर प्रवास का डिटेल से करेंगे। भारत की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो है 1.64%, 1.64% जो है भारत का वार्षिक वृद्धि दर है। वर्ष 2011 की जो जनसंख्या है वर्ष को, वो महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। महान विभाजक वर्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय भारत की जनसंख्या नकारात्मक रही थी। एकमात्र ऐसा वर्ष है जिसमें भारत की जनसंख्या नकारात्मक रही थी। उसके बाद से हमेशा पॉजिटिव ही रहा है, सकारात्मक ही भारत की जनसंख्या वृद्धि रही है। जनसंख्या वृद्धि 2011 से 21 के बीच क्या हुआ था? तो -0.31% हो गया था, यानी कि नकारात्मक हो गया था। अब आते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्था, यानी कि स्टेज। भारत में जनसंख्या वृद्धि का जो स्टेज है वो कैसे कैसे हुआ है अभी तक, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत का जो जनसंख्या वृद्धि का प्रावस्था है वो 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। प्रावस्था 1 जो है वो 1901 से लेकर 1921 के बीच, इसमें क्या हुआ? जनसंख्या जो है लगभग स्थिर रही है, तो इसको स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचा था, यानी कि जन्म दर भी ऊंचा था, व्यक्ति जन्म लेते थे, और मृत्यु दर भी ऊंचा था। इस कारण से जनसंख्या जो है लगभग स्थिर बनी रही। प्रावस्था 2 1921 से
1951। इसमें क्या हुआ, इसमें जनसंख्या वृद्धि स्थिर रही, जन्म दर थोड़ी ऊंची थी, मृत्यु दर थोड़ी सी कम हुई। ठीक है, तो थोड़ी सी जनसंख्या वृद्धि हुई, लेकिन वृद्धि दर क्या हुई, स्थिर वृद्धि हुई, बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई। प्रस्ताव 3 1951 से लेकर 1981 तक, इसमें क्या हुआ, तो जनसंख्या विस्फोट की अवधि मानी जाती है। इस समय भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ, जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई। कारण क्या बढ़ने का, तो जन्म दर ऊंची हो गई और मृत्यु दर में तीव्रता से कमी हो गई। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलने लगा, शिक्षा का प्रसार हुआ। इस कारण से जनसंख्या में क्या हुआ कि तेजी से जन्म दर बढ़ गई और मृत्यु दर में कमी आ गई, क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो गई। इसके साथ साथ प्रवास हुआ, खासकर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हुआ। बांग्लादेश, तिब्बत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब देशों से भारत में लोग आने लगे। इस कारण से इस व्यवस्था में जनसंख्या विस्फोट हो गई, जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक हो गई। व्यवस्था 4 1981 से अभी तक है। इसमें क्या हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि दर में थोड़ी सी कमी हो रही है, धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि दर कम हो रहा है। अगला टॉपिक है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन यानी कि किसी भी देश या प्रदेश की जनसंख्या को किसी विशेष उद्देश्य या आधार पर हम जो बांटते हैं जनसंख्या को, वो जनसंख्या संगठन कहलाता है। यह आधार हमारा कुछ भी हो सकता है। हम आयु वर्ग के आधार पर बांट सकते हैं, लिंग के आधार पर बांट सकते हैं, साक्षरता के आधार पर बांट सकते हैं, निवास स्थान के आधार पर बांट सकते हैं। किसी भी आधार पर हम जब जनसंख्या को बांटते हैं तो जनसंख्या संगठन कहलाता है। अगर हम लिंग के आधार पर बांटें तो जनसंख्या संगठन 2 हो जाता है, स्त्रियों की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या। उसी का अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंगानुपात क्या है, तो प्रत्येक 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, भारत के लिए ये। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वहां लिंगानुपात कहीं कहीं अलग है, कहीं 100 में माना जाता है, कहीं पुरुषों में स्त्रियों की संख्या को माना जाता है, कहीं स्त्रियों में पुरुषों की संख्या को माना जाता है। तो हर जगह अलग अलग है। भारत में पुरुषों में स्त्रियों की संख्या को माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है, यानी कि 1000 पुरुष में 943 स्त्रियां है। इसका फॉर्मूला है स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुना 1000, ये इसका फॉर्मूला है। अगला है साक्षरता। साक्षरता यानी कि साक्षर लोगों की संख्या। साक्षर किसे कहते हैं, तो साक्षर के लिए मापदंड क्या है, तो साक्षर के लिए पहला जो मापदंड है वह है कि आयु जो है वो 7 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। पहला मापदंड कि आयु कितनी होनी चाहिए, 7 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दूसरा क्या है, उसे किसी एक भाषा, कम से कम एक भाषा को, किसी भी एक भाषा को वो पढ़ लिख सके। पढ़ना भी है और लिखना भी है, तो किसी एक भाषा को पढ़ लिख सके उसे हम साक्षर कहते हैं। और साक्षर व्यक्तियों के अनुपात को साक्षरता कहा जाता है, साक्षरता दर कहा जाता है, जिसे कि प्रतिशत के रूप में, इसको परसेंटेज के रूप में, प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। साक्षरता का फॉर्मूला क्या है, साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटा 7 वर्ष से अधिक उम्र के लोग गुना 100, ये हो गया इसका फॉर्मूला। 7 वर्ष से अधिक उम्र के लोग क्यों, क्योंकि 7 वर्ष से अधिक उम्र के लोग की गणना साक्षरता में किया जाता है। उसके नीचे चूंकि बच्चे होते हैं उसकी गणना साक्षरता दर में नहीं की जाती है। ये भी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला है ग्रामीण नगरीय संगठन, यानी कि गांव में कौन रहते हैं, नगर में कौन रहते हैं, उसके संगठन को ग्रामीण नगरीय संगठन कहा जाता है। गांव जहां पे 75% से अधिक लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे होते हैं, शहर जहां पर 75% से अधिक लोग जो है वो द्वितीयक या तृतीय क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या देखा जाए भारत का तो 68
68.8% लोग जो है वो ग्रामीण जनसंख्या में निवास करते हैं और नगर में निवास करने वाले 31.2% लोग हैं। भाषाई संगठन के बारे में हम चर्चा करें तो भाषाई संगठन भारत में 4 भाषा परिवार के लोग रहते हैं। पहला भारोपीय भाषा, सबसे अधिक 73% लोग जो है भारत में है वो भारोपीय भाषा परिवार के हैं, जिसमें हिंदी आता है, बांग्ला, फारसी, उर्दू, ये सब भारोपीय परिवार में आते हैं। 73% लोग इसके हैं। द्रविड़ यानी कि दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब आते हैं हमारे द्रविड़ में, इसकी संख्या 20% है। ऑस्ट्रिक, कुछ जो जनजातीय हैं, निषाद, मुंडा, वो सब जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो हमारा ऑस्ट्रिक भाषा में आता है, जिसकी संख्या 1.38% है। और चीनी तिब्बती यानी हिमालय क्षेत्र में जाएंगे हम लोग तो हिमालय क्षेत्र में जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो सब चीनी तिब्बती भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसकी संख्या मात्र 0.85% है। अगला हम लोग जनसंख्या संगठन बांटे तो श्रमजीवी संगठन, यानी कि जो श्रम करते हैं लोग, मजदूरी करते हैं, उसके आधार पर अगर बांटा गया है तो उसको भी 3 वर्गों में बांटा गया है। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मुख्य श्रमिक उसे कहते हैं जो एक वर्ष में 183 दिन 183 या 6 महीना उससे अधिक काम करता है, उसको कहते हैं हम लोग मुख्य श्रमिक। सीमांत श्रमिक वैसे श्रमिक को कहते हैं जो कि 183 दिन या 6 महीने से कम काम करते हैं, पूरा काम उसको नहीं मिल पाता है, 6 महीने से कम काम करते हैं तो उसको सीमांत श्रमिक कहते हैं। और अश्रमिक जो कि आश्रित होते हैं, जो कि दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, औरतें होती है, वो कहीं दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, उसको हम लोग कहते हैं अश्रमिक, जो कि आश्रित होते हैं। इसके बाद व्यावसायिक संगठन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। व्यावसायिक संगठन का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति को जब उसके व्यवसाय, उसके काम, रोजगार, इसके आधार पर अगर जो हम लोग बांटते हैं उसको हम लोग व्यावसायिक संगठन कहते हैं। ठीक है, इसके आधार पर 5 वर्गों में बांटा जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय वैसे व्यवसाय को कहते हैं जो पूरी तरह से हमारा पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब आते हैं। द्वितीय व्यवसाय जिसमें विनिर्माण कार्य किए जाते हैं, जितने भी उद्योग हैं, चाहे वृहद उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो, घरेलू उद्योग हो, सब द्वितीय क्रियाकलाप में, द्वितीय संगठन में आते हैं। तृतीयक, तृतीयक जिसको कि सेवा क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि परिवहन, संचार के साधन, सब इसी में आते हैं। चतुर्थ संगठन है, इसमें शोध, रिसर्च जो करते हैं लोग, आविष्कार कुछ होता है, वो सब इसमें आते हैं। पंचम संगठन, पंचम संगठन मतलब उच्च स्तर का जो निर्णय लेते हैं, हमारे जो कमीशन आयोग बैठता है, नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं, वो सब हमारे पंचम क्रियाकलाप में आते हैं, जो कि बौद्धिक स्तर से ऊंचे होते हैं और वो हर जगह का नियम, निर्णय निर्धारण करते हैं। धन्यवाद। ये कॉन्सेप्ट क्लास था। अगला वीडियो हमारा नोट्स क्लास का होगा, जिसमें कि पूरा जनसंख्या वितरण, वृद्धि और संगठन का पूरा नोट्स डिस्प्ले किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था, सभी लोग इसको ध्यान से समझें। धन्यवाद।